आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो रोल है एज इंडियाज़ गेटवे टू द ईस्ट। ये फॉरेन पॉलिसी का आपका पार्ट है GS2 का। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखो तो वो अलग अलग, अगर आप मेकोंग गंगा कोऑपरेशन देखो या सार्क देखो, आसियान देखो या आप्टा, सासेक, GMS, ये सारे जो बॉडीज़ हैं, आसियान हो गया आपका या BCIM हो गया या बिम्स्टेक हो गया, तो ये सारे जो बॉडीज़ हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आप चाहे मेकोंग गंगा कोऑपरेशन देखो या फिर आसियान देखो, MGC का फुल फॉर्म हुआ आपका मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। सार्क आपको पता है साउथ एशिया का जो पूरा ग्रुपिंग है जिसमें आपका पाकिस्तान भी है, साथ में आपका नेपाल, भूटान जैसे कंट्रीज़ भी हैं हमारे नेबरहुड के। साथ में आसियान अगर आप देखो इसमें आपका एक्ट ईस्ट की तरफ आप ध्यान देते हो। उसी तरह आप्टा हो गया, GMS, सासेक, बिम्स्टेक में आपको पता है कि थाईलैंड भी है और साथ में म्यांमार भी है। ईस्ट एशियन का जब ASEAN +6 देखो तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट रीजन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तरह से आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट रीजन एक सेंटर की तरह काम करता है जहाँ से आप ये सारे बॉडीज़ या जो ग्रुपिंग्स हैं उसको कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये ग्रुपिंग्स इम्पॉर्टेंट है और ये इन ग्रुपिंग्स में इंडिया के एक्टिव रोल के लिए भी ये नॉर्थ ईस्ट का इम्पॉर्टेंस है। अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया स्टार्ट कर रही है, चाहे वो कोलकाता से होते हुए अगरतला या मोंगला पोर्ट बांग्लादेश से हम कनेक्ट कर रहे हैं कार्गो मूवमेंट का। साथ में हम अलग अलग ट्रांसशिपमेंट, चाहे वो लैंडवेज हो, वाटरवेज हो, बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, म्यांमार के साथ हमारा चल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इनिशिएटिव क्यों ले रही है, अगर हम कहें कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें इस रीजन का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, इसको हम इतना वैल्यू दे रहे हैं, तो देखिए पहला तो है कि इसका जो लोकेशन है स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर चाइना ने अटैक किया इंडिया पे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उसने कैप्चर कर लिया तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट को खोने का चांस होता है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन आप कह सकते हो इस पूरे रीजन का, और उसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप नहीं भूल सकते हो। दूसरा है कि इनपुट मार्केट, देखिए पूरा जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा रिच है, चाहे आप सोशली देखो, फिज़िकली देखो, एनर्जी वाइज या ह्यूमन रिसोर्स पे आप देखो, तो ये पूरा रीजन जो है बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल इनपुट मार्केट कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि एक तो यहाँ पे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन आप एक तरह से ऑर्गेनिक यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स कम से कम यूज़ होता है, और साथ में यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी वाली है। तो साथ में एक और जो है बात है कि अगर हम एज अ होल हमारे नेशन को स्टेबल देखना चाहते हैं तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और ये सारे जो जितने ग्रुपिंग्स हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन से क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट का खुद का भी डेवलपमेंट होगा और हमारा देश एज अ होल स्टेबल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक तो अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, साथ में ड्रग्स का इशूज़ है, तो हमें रीजनल इकोनॉमिक इनक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी और एज अ नेशन भी हमारे डेवलपमेंट में हमें ज़रूरी है कि ये पूरा जो रीजन है वो स्टेबल रहे। तो लेकिन बात है कि चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस ये हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस हो गया जैसे कि यहाँ पे गवर्नेंस का इशू है, एक्सटर्नल इशू हो गया जैसे इंसर्जेंसी, ड्रग, फिर इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है। तो ये सारे एक तरह के हमारे लिए एक चैलेंज पोज करते हैं जो गवर्नमेंट को जिस तरफ देखना पड़ेगा। दूसरा है कि सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेन, यानी कि यहाँ का जो पूरा ज्योग्राफी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा टफ टेरेन है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से हमारा कनेक्शन हो, लेकिन वो सप्लाई चेन या कनेक्टिविटी या लॉजिस्टिक्स का इशू हो जाता है। तीसरा है कि जो पूरा रीजनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, तो एक इनइक्वालिटी भी है, डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में क्लासेस हैं। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसमें जो अलग अलग स्टेट्स हैं, चाहे वो असम हो गया या अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, इन लोग स्टेट्स के बीच में भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो, लेकिन वो भी देखा गया है।
चौथा है कि डोमिनेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनफॉर्मल ट्रेड। देखिए जो यहाँ पे जो ट्रेड अगर हम क्रॉस बॉर्डर देखें तो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया है, उस पर जो काम होना चाहिए चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो या लॉजिस्टिक्स वाइज हो वो नहीं हो पाया है। लास्टली आपका चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस क्योंकि देखिए म्यांमार में अगर आप देखो तो किस तरह से चाइना चाहता है कि वहाँ पे अपना मेंटेन रहे उसका डोमिनेंस। वहाँ पे अभी मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इंडिया मतलब कि इवन दो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन स्टिल इंडिया एक्टिवली मतलब कि अगर डेमोक्रेसी के लिए वॉइस अप नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ज़्यादा आवाज़ उठाएगा फॉर डेमोक्रेसी इन म्यांमार तो हो सकता है चाइना इस फैक्टर को यूज़ करके अपना फुटप्रिंट बढ़ा ले म्यांमार में। तो इस तरह से चाइना जो है कॉन्स्टेंटली ट्राई करता रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो अगर हम ब्रीफली अगर देखें जो हमने पढ़ा अभी तक कि एक तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखो तो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो इसका लोकेशन है ये एज सच है कि इंडिया इसको कभी छोड़ नहीं सकता। जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा कि पोटेंशियल के एंगल से कि ये इनपुट मार्केट कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तीसरा हमने जो पढ़ा, जो अगर हम रिवाइज करें कि एग्रीकल्चर वाइज बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस पूरे रीजन का, क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्गेनिक या फिर जो हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। चौथा हमने देखा कि किस तरह से रीजनल स्टेबिलिटी और एज अ होल हमारे नेशन के स्टेबिलिटी के लिए भी इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट का कितना इम्पोर्टेंस रोल है। साथ में हमने देखा कि किस तरह से ये पूरा जो रीजन है ये गेटवे की तरह काम करता है अलग अलग ग्रुपिंग्स के लिए, अलग अलग जैसे बिम्स्टेक से लेके सार्क से लेके ईस्ट एशियन जो ASEAN+6 है वहाँ तक ये गेटवे की तरह काम करता है। साथ में हमने समझा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जिस तरफ इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। चैलेंजेस में आपने पढ़ा पहला चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कि जो सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेन है या लॉजिस्टिक्स का इशू है वो एक दूसरा चैलेंज हो जाता है। तीसरा है आपका कि जो जिस तरह से रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लैक है, मतलब इनइक्वालिटी है, इनिक्विटी है रीजन वाइज भी, ट्राइब्स वाइज भी। तो रीजनल डेवलपमेंट में जो जिस तरह से कमियां दिख रही है वो भी एक चैलेंज है। चौथा चैलेंज है कि जो क्रॉस बॉर्डर आपका इनफॉर्मल ट्रेड ज़्यादा डोमिनेंस है। आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ हमारा पोरस है बॉर्डर, और कई सारे जो लोकल ग्रुप्स हैं, वो लोकल लोग हैं, वो इंटर बॉर्डर मतलब कि मूव कर सकते हैं म्यांमार के साथ। तो जो पूरा ट्रेड सिस्टम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, उसको इनफॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और लास्टली हमने देखा कि किस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस है। अगर हम फिर समझें कि बाकी जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट अभी ले रही है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए एक तो कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। तीसरा है आपका मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। साथ में फिर आपका स्टिलवेल रोड, दिल्ली हनोई रेलवे लिंक, तामू कलेवा कलम्यो फ्रेंडशिप रोड, री तिदिम रोड इन म्यांमार, फिर BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि नेटवर्क है जो लिंक करेगा चाइनाज कुनमिंग टू इंडियाज़ कोलकाता फ्रॉम म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये बेसिक कुछ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है अभी। अगर आप मैप वाइज देखो तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है किस तरह से गेटवे की तरह काम कर रहा है। इसका जो लोकेशन है अगर आप देखो तो कितना इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपका यहाँ पे मोरे तामू है, साथ में आपके साथ बांग्लादेश के साथ हम मोंगला पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है। सिर्फ मंडलय में हम IMT ट्राइलेटरल हाईवे पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया किस तरह गेटवे है टू द ईस्ट। अगर हम वे फॉरवर्ड का बात करें तो वही बात है कि हमें अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसमें हम इज़राइल का एग्जांपल ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे वो नागा कन्फ्लिक्ट हो गया या बोडो का इशू हो गया या कुकी ट्राइब्स का इशू है। तो अलग अलग जो ये ट्राइबल या जो लोकल इशूज़ हैं वो जरूरी है उसको
अच्छे से सेटल करना, या फिर जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं असम या मेघालय या अरुणाचल, उन लोग के बीच में जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है वो भी सॉल्व करना ज़रूरी है। जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको उस पर काम करके टाइमली उनका कंप्लीट करना ज़रूरी है। साथ में इस पूरे रीजन को हम एज अ प्रोडक्शन हब भी बना सकते हैं, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया या टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स हो गए। लास्टली हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन या फिर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि यही लोग लास्ट माइल आपका कह सकते हो कि बेसिक है। जब हम पूरे रीजन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो वहाँ के डेमोग्राफी, वहाँ के लोगों को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इसका वे फॉरवर्ड भी देख लिया। अगर हम नोट्स में डालना चाहें तो इसका वे फॉरवर्ड आपका होगा कि हम अपने बॉर्डर को और ज़्यादा सिक्योर बनाएं। दूसरा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या जो रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर काम करें। तीसरा है कि जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, चाहे वो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट का जो प्रोजेक्ट है या फिर बांग्लादेश के साथ हम अलग अलग लैंड पे भी और रेल के थ्रू भी और साथ में वाटरवेज के थ्रू भी काम कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो गया लास्टली, जो प्रोडक्शन हब की तरह इस पूरे रीजन को हम डेवलप कर सकते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। तो इस तरह से हमने इसका वे फॉरवर्ड कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।